Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video we are going to study about plasma membrane, but before starting this video I would like to request you to kindly subscribe to my channel, like this video and share this video to as many as people you can. So let's start with plasma membrane. Plasma membrane क्या होती है? Plasma membrane जो है सबसे पहले यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल की बात करो, एनिमल सेल की बात करो, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो या यूकैरियोटिक सेल की बात करो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है. यूनिवर्सल होती है, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर एक्वस इन्वायरमेंट को इनर एक्वस इन्वायरमेंट के साथ सेपरेट करने का काम करती है. मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको अंदर के इन्वायरमेंट से अलग करने का काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से ही बनी हुई होती है. लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. लिपिड किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के कौन से फॉर्म मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? लिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से, ठीक है. फिर यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया हुआ है. ये है लिपिड और ये है फैटी एसिड. लिपिड और फैटी एसिड के बीच में वाटर का रिमूवल हुआ और बॉन्ड बना. जो बॉन्ड बना उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड. और इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ट्राइग्लिसराइड बना. और यहाँ पर जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट को लिपिड के साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा, ठीक है. जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट को लिपिड के साथ में जोड़ते हैं, ग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल, ग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर जो मैंने बनाया था वो क्या था? ट्राइग्लिसराइड था. यहाँ पर ग्लिसराइड के 3 मॉलिक्यूल्स थे, ग्लिसराइड के 3 मॉलिक्यूल्स थे. लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमें फॉस्फोलिपिड बनाना है तब हमने ग्लिसराइड के तीसरे मॉलिक्यूल को हटा करके वहाँ पर क्या लगा दिया? ग्लिसराइड के तीसरे मॉलिक्यूल को हटा करके हमने वहाँ पर क्या लगा दिया? हमने वहाँ पे फॉस्फेट लगा दिया. और जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट कंबाइन हुए लिपिड के साथ में, तो जो बॉन्ड बना उससे कौन सा स्ट्रक्चर बना? फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड. फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड. अब हम डिटेल्ड में स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड का. आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से फॉस्फेट और लिपिड प्रेजेंट होता है. ये देखिए, फॉस्फेट हेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और लिपिड टेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें चार्ज अपसेंट होता है, वो ये जो स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का जिसमें चार्ज अपसेंट है, जो कि नॉन पोलर है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है, वो कौन सा पार्ट है? वो है आपका ग्लिसराइड वाला पार्ट, मतलब लिपिड वाला पार्ट जिसमें चार्ज अपसेंट होता है. ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज अपसेंट है, जो कि नॉन पोलर है, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, ये लिपिड वाला पार्ट है, ठीक है. इसमें चार्ज अपसेंट है तो ये क्या बनाएगा? ये पार्ट आगे जा करके टेल बनाएगा. और ये जो हेड है जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है जो कि पोलर है, फॉस्फेट वाला पार्ट जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है जो कि पोलर है, वो कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट है, यानी फॉस्फेट वाला पार्ट है. ये आगे जा करके क्या बनाएगा? फॉस्फेट का हेड बनाएगा. तो ये देख सकते हो, ये फॉस्फेट वाला पार्ट है जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, जो कि पोलर है, और हाइड्रोफिलिक है जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है जो कि पोलर है एंड हाइड्रोफिलिक है. हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो पोलर होती है जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में, वो हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है. और ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें चार्ज अपसेंट होता है जो कि नॉन पोलर होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर फियरिंग होता है. तो लिपिड की जो टेल है जिसमें चार्ज अपसेंट है जो कि नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है. और फॉस्फेट का जो हेड है जिसमें चार्ज प्रेजेंट है जो कि पोलर है, वो हाइड्रोफिलिक है. तो ये रहा आपका फॉस्फेट का हेड और ये रही आपकी लिपिड की टेल. तो क्योंकि फॉस्फेट का हेड जो है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, और लिपिड की जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है. तो फॉस्फेट का हेड क्या करता है? लिपिड की टेल को वाटर से बचाने का काम करता है. तो अब ये उसको वाटर से बचाएगा कैसे? उसके अगल बगल क्या करेगा? ग्रुप बना लेगा. तो इस तरीके से ये बहुत सारे फॉस्फेट और लिपिड के जो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं बहुत सारे, वो आपस में ग्रुप बनाकर रहते हैं ताकि अंदर की तरफ वो क्या करे? लिपिड को रखें और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट हो? फॉस्फेट का हेड प्रेजेंट हो. इसे हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे फॉस्फोलिपिड आपस में ग्रुप बना करके मिसल फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि स्फीयर शेप का होता है, जिसमें फॉस्फेट के हेड बाहर प्रेजेंट होते हैं और लिपिड की टेल अंदर प्रेजेंट होती है. तो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. जिसमें फॉस्फेट के हेड बाहर प्रेजेंट है और लिपिड की टेल अंदर प्रेजेंट है. और ये साथ मिलकर मिसल फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि स्फेरिकल शेप का होता है. किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है. देन देयर इज दिस वन.
सिंगल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड और बाई लेयर ऑफ लिपिड। जो एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड या बाई लेयर ऑफ लिपिड से मिलकर बनी होती है। यानी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है। इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है, एक लेयर बाहर की तरफ, एक लेयर अंदर की तरफ। इस तरह फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं कि लिपिड की बाई लेयर है, जिसमें फॉस्फेट बाहर की तरफ होता है और लिपिड अंदर की तरफ होता है। फॉस्फेट बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। और लिपिड अंदर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर फियरिंग होता है। फॉस्फेट जो है वो हमेशा क्या करता है? लिपिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फॉस्फेट हमेशा लिपिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को यहाँ पर समझाया हुआ है। तो ये है फॉस्फेट का हेड, ये है लिपिड की टेल, ये फॉस्फेट का हेड, लिपिड की टेल, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ये जो अंदर वाला जो टेल है वो लिपिड लेयर है जो कि नॉन पोलर है, और बाहर वाला जो है वो क्या है? फॉस्फेट है जो कि पोलर है। यहाँ फॉस्फोलिपिड के बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए मिल रहे होंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड बाइलेयर की क्लोज पैकिंग को डिस्टर्ब करते हैं। आप लोग देख सकते हो लिपिड बाइलेयर बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ये लिपिड बाइलेयर की क्लोज पैकिंग को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। क्यों? कि जब लिपिड जो है वो क्लोज पैकिंग को डिस्टर्ब करेगा तब क्या आएगा? यहाँ पे फ्लूइडिटी आएगा। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो प्रॉपर्टी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलाउ करती है कि वो किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर या बाहर होने दे, हेल्प्स इन मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार मूव होने की अलाउंस देती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलाउ करती है कि सब्सटेंस को अपने आर पार मूव होने दे। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी यानी फ्लूइडिटी वाली जो प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेस्ट्रॉल। कैसे? लिपिड बाइलेयर की क्लोज पैकिंग को डिस्टर्ब करके। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट कैसा होता है? एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। या तो चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाती हैं या तो चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाती हैं। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। और लिपिड बाइलेयर में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो और किस चीज़ में मदद करता है? सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में। जो सेल की ग्रोथ होती है वो भी किस वजह से होती है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा क्लोजली नहीं प्रेजेंट है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होंगे फॉस्फोलिपिड तो क्या होगा कि बहुत ही स्टिफनेस आ जाएगी सेल में। जब सेल में स्टिफनेस आ जाएगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सेल का डिवीजन, ऑफकोर्स अगर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड बहुत पास में प्रेजेंट है तो वहाँ पर स्टिफनेस प्रेजेंट है। अगर स्टिफनेस प्रेजेंट है तो वहाँ पर डिवीजन कैसे हो पाएगा? ठीक है, डिवीजन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए, तो सेल डिवीजन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि आपका टाइट जंक्शन है, आपका गैप जंक्शन है। ठीक है, इन सारे जंक्शंस के थ्रू जो है वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड में जो है क्लोज पैकिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूर में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके या सेल एक अपने सब्सटेंस को दूसरे सेल तक पहुंचा सके। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी फ्लूइडिटी होना ज़रूरी है। और फ्लूइडिटी किस वजह से होती है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल किसको डिस्टर्ब करता है? तो फॉस्फोलिपिड की क्लोज पैकिंग को डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहले फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि वो अपने अक्रॉस सब्सटेंस को आने जाने दे सके। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब करता है लिपिड बाइलेयर की क्लोज पैकिंग को, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी किस किस चीज़ में मदद करती है? किसी भी सब्सटेंस को अपने आर पार जाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी मदद करती है। सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी मदद करती है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी मदद करती है। ठीक है, देन यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को समझाया हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को समझाया हुआ है, तो उसी को समझ लेते हैं। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन या पंप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। यहाँ पर लिपिड सॉल्यूबल नॉन पोलर, लिपिड सॉल्यूबल ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं। लिपिड में सॉल्यूबल आपको पता होगा लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे और ऐसे सब्सटेंस जो कि पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होंगे। तो लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस कैसे होंगे? नॉन पोलर, क्योंकि लिपिड खुद कैसा होता है? नॉन पोलर, इसमें चार्ज एब्सेंट होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं यहाँ पर उनकी हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यानी वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है
लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर सब्सटेंस का, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जो सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें कोई भी एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ना ही इस ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए कोई स्पेशल टाइप का प्रोटीन या पंप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, पोलर होते हैं, यानी जिनमें चार्ज प्रेजेंट होता है। ऐसे सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट तो है पर हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड इनसॉल्युबल है, ठीक है, जो कि लिपिड इनसॉल्युबल है, जिनमें चार्ज प्रेजेंट है, जो कि लिपिड इनसॉल्युबल है, जिनमें चार्ज प्रेजेंट है लेकिन हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मीन्स उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो एक स्पेशल प्रोटीन की मदद से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है, ये इनके ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है, यानी कि फैसिलिटेट करता है, इनके ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है और उनका ट्रांसपोर्ट कराता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ऐसे डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, पोलर या बिग मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हें क्रॉस कराने के लिए हमें उन्हें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय प्रोटीन्स। फैसिलिटी का मतलब होता है हेल्प। हेल्प कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करा, और ऐसे डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसी भी एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, बस क्या हुआ, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हुआ, और ऐसे डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, जिनको अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराना है, वो लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यानी बाहर सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में है और अंदर सब्सटेंस ज़्यादा कंसंट्रेशन में, बाहर कम कंसंट्रेशन में, अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में। तो ऐसे सब्सटेंस को जब हमें ट्रांसपोर्ट कराना होता है तब हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ों की ज़रूरत लगती है, एक तो पंप की ज़रूरत लग रही है और किस चीज़ की ज़रूरत लग रही है, एटीपी की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इन सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यहाँ पे एटीपी खर्च हो जाएगा और यहाँ पे पंप्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी को यूज़ किया जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा पंप यूज़ होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से एसोसिएटेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरीके से धसे हुए होते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आधे धसे हुए होते हैं, यानी या तो आधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसे हैं या पूरे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं। ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से काफ़ी टाइटली अटैच होते हैं। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लूजली अटैच होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन से कौन अटैच है, कार्बो ग्रुप अटैच है। इंट्रिंसिक प्रोटीन से एक कार्बोहाइड्रेट आकर के अटैच हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट आकर के अटैच हो गया। तो अगर प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो ये भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये है इंट्रिंसिक ग्लाइकोप्रोटीन और ये है आपका एक्सट्रिंसिक ग्लाइकोप्रोटीन। इंट्रिंसिक ग्लाइकोप्रोटीन, एक्सट्रिंसिक ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर लिपिड के लेयर से कार्बो अटैच हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। लिपिड के लेयर से कार्बो ग्रुप अटैच हो गया तो ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ लिपिड के लेयर से कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर जो है वो या तो लिपिड से या तो प्रोटीन से अटैच हो सकती है और ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकती है। अब ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रिंसिक ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं एंड एक्सट्रिंसिक ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं। देन देयर इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल एज एन एंटीजन आइडेंटिफाई मार्कर। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो सेल के आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करते हैं कि कौन सा सेल है ये। अगर इस चीज़ को हमको पता करने की कौन सा सेल है, कहाँ का सेल है, तो इसको पता करने के लिए हमें उसके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सहारा लेना पड़ता है। तो एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल आइडेंटिफिकेशन में मदद कर रहे हैं, एक एंटीजन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इसे हम आइडेंटिफाई मार्कर कह सकते हैं क्योंकि सेल के बारे में हमें बता रहे हैं, तो
आइडेंटिफाई मार्कर हो गया सेल के। अब लिपिड की जो मूवमेंट होती है सेल में वो दो तरीके की होती है, लेटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल का मतलब होता है अगल बगल में मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ऊपर नीचे मूवमेंट। तो अगर लिपिड की मूवमेंट अगल बगल में हो रही तो उसे हम लेटरल मूवमेंट कहेंगे, और ऊपर नीचे हो रही तो उसे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहेंगे। लेटरल मूवमेंट लिपिड में देखने के लिए मिलती है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आपको फैट में देखने के लिए मिलती है। फैट भी एक तरीके का लिपिड है जिसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने को मिलती है। एफ फॉर फ्लिप फ्लॉप एंड एफ फॉर फैट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फैट में देखने को मिलती है, लेटरल मूवमेंट आपको नॉर्मली बाकी टाइप के लिपिड्स में देखने के लिए मिल सकती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था इन 1972। इस मॉडल के हिसाब से क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है वो लिपिड को अलाउ करता है कि वो लेटरल मूवमेंट कर सके प्रोटीन की विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। यानी लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, यानी थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड जो नेचर होता है लिपिड का, वो अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सके। ये कौन अलाउ करता है? लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर अलाउ करता है। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है लिपिड का ऐसा नेचर जो थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड ही हो। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी एबिलिटी होती है लिपिड की टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की जो एबिलिटी है उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज ओनली स्टडी आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई उसके बाद ही मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा जा सका। केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली आरबीसी इनेबल साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज़ हुई तो वो कहाँ पर हुई? आरबीसी में। आरबीसी के सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज़ हुई और उस केमिकल स्टडी से ही पता लगाया जा सका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉसिबली दिखती कैसी होगी, ये चीज़ की जो केमिकल स्टडी है वो कहाँ हुई थी? आरबीसी के सरफेस पे हुई। तो आरबीसी के सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी हुई जिसके बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर पता लगाया जा सका। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो हर एक सेल में अलग होता है। कुछ सेल में अलग प्रोटीन और लिपिड का रेशियो हो सकता है, कुछ सेल में अलग। तो सेल टू सेल प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी करता है। ह्यूमन में जो प्रोटीन और ह्यूमन का जो एरेथ्रोसाइट है, ह्यूमन का जो एरेथ्रोसाइट है, एरेथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। तो ह्यूमन का जो आरबीसी है उसके मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड प्रेजेंट होता है एरेथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर होता है उसका क्या बेनिफिट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर की वजह से सेल ग्रोथ हो पाती है, इंट्रासेलुलर जंक्शंस बन पाते हैं, सिक्रीशन हो पाता है, एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन हो पाता है, यानी सेल की ग्रोथ हो पाती है, इंट्रासेलुलर जंक्शन जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन हो पाता है, एंडोसाइटोसिस यानी कोई भी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा पाती है और सेल डिवीजन हो पाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, ठीक है, टाइट स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी सी मजबूत स्ट्रक्चर होती है, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। सेल वॉल अलग अलग सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ों की बनी होती है और एनिमल सेल में अब्सटेंट होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। फंगी की सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सेल वॉल के अगर फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है और शेप को मेंटेन करने का काम करती है। किसी भी जो सेल है उसको शेप प्रोवाइड करना और शेप को मेंटेन करने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। सेल वॉल प्रोटेक्शन करती है। सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करती है। सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करती है कौन? सेल वॉल। सेल वॉल मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल के लिए बैरियर का काम करती है। तो सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है, सेल को शेप को मेंटेन करने का काम करती है, सेल का प्रोटेक्शन करती है, सेल को फटने से बचाती है, सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करती है और मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए बैरियर का काम करती है। ठीक है, अब ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर प्रेजेंट है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? जब नया नया सेल बनता है तो उसके बाहर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, जो कि ग्रोथ के कैपेबल होती है, यानी प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो खत्म हो जाती है जैसे ही सेल मैच्योर होता है। जब प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाती है जैसे ही सेल मैच्योर होता है
तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो परमेएबल भी होती है, वो सब्सटेंस को अपने अंदर बाहर होने देती है, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ भी कर सकती है, और जैसे ही सेल मैच्योर होता है प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाती है और वो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? अंदर, सेल मेम्ब्रेन की तरफ हो रहा है। ये है प्राइमरी सेल वॉल, जिसके अंदर प्रेजेंट होगी सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये रही सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उसमें क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल अपसेंट होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में क्या देखने को मिलते हैं? पिट्स। पिट्स वो जगह होते हैं जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल अपसेंट होती है। पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर वो जगह होती है, ठीक है, पोर वो जगह होती है जहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों ही अपसेंट होती हैं। तो ये रही आपकी प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर प्रेजेंट है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ ऐसे एरिया प्रेजेंट है जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल अपसेंट है, उसको हम कहेंगे पिट्स, और कुछ ऐसे एरिया प्रेजेंट है जहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों ही अपसेंट है, उसको हम कहेंगे पोर या परफोरेशन, ठीक है। तो ये रही आपकी सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला दो सेल को जोड़ के रखने का काम करता है, और मिडिल लैमेला जो है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, और ये दो सेल को जोड़ के रखने का काम करता है। मिडिल लैमेला को बीच से तोड़ करके जब एक कनेक्शन बनता है तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जब दो सेल को आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करना होता है तो मिडिल लैमेला को बीच में ट्रांसवर्स करके, बीच में काट करके एक कनेक्शन बन जाता है, एक रूट बन जाता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? दो अगल बगल के सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्राइमरी वॉल एज वेल एज सेल वॉल एज वेल एज मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेल वॉल और मिडिल लैमेला तीनों को ही काट करके जो स्ट्रक्चर बनता है, जो रूट बनता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, यानी साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है। और मिडिल लैमेला किससे बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? दो सेल को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला. From next video onwards we are going to study about prokaryotic cell. Thank you so much. Do not forget to subscribe to my channel, like this video, share this video to appreciate my content. Thank you very much.